नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने एलटी कला के यूनिट फर्स्ट के उन संभावित प्रश्नों को देखा जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज हम उसी श्रृंखला में यूनिट फर्स्ट के ही बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस अंक में हम एलटी आर्ट 2024 के एग्जाम को देखेंगे, जिसकी तिथि 18 अगस्त 2024 को रखी गई है। पिछले अंक में हमने 42 प्रश्नों को देखा था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 43वां प्रश्न देखेंगे। रामायण में सीता की प्रतिमा किसने बनाई थी? तो यहां पर विकल्प है विश्वकर्मा, नल, नील और मय। तो रामायण में सीता की प्रतिमा बनाई थी मय नाम के शिल्पी ने। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 44वां प्रश्न है किसके अभाव से चित्र नहीं बनाया जा सकता है? अब देखिए यहां पर विकल्प दिए गए हैं रंग, रूप, रेखा और धरातल। तो किसके अभाव में चित्र नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है धरातल, यानी कि हमारा वो चित्रतल जिसके ऊपर हम चित्र बनाते हैं। अब धरातल कपड़े का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, यानी कि काष्ठ फलक भी हो सकता है, और पाषाण यानी कि पत्थर का भी हो सकता है, और भोजपत्र, ताड़पत्र ये धरातल के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यानी कि धरातल जो है कई माध्यमों का हो सकता है। तो चित्र बिना धरातल के नहीं बनाया जा सकता है। 45वां प्रश्न है चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4 और 6। तो धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो यहां पर 2 आयाम होते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है किसी भी वस्तु या आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है? विकल्प है अनुपात, प्रमाण, आकार, इनमें से कोई नहीं। किसी भी वस्तु या आकृति का जो माप होता है स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है। जब भी हम किसी भी रूप या आकृति को बनाते हैं तो उसके प्रमाण को ध्यान में रख करके ही बनाते हैं। 47वां प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। चित्र में रेखा क्या करती है? विकल्प है आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है और उपरोक्त सभी। तो चित्र में रेखा ये तीनों के तीनों कार्य करती है, यानी कि आकृति को रूप भी देती है, प्रवाह पैदा करती है यानी कि रिदम भी पैदा करती है, और चित्र को उभारती भी है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 48वां प्रश्न है नेत्रों को रंगों का अनुभव किन तंतुओं के कारण होता है? देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और क्योंकि विजुअल आर्ट के जो भी एग्जाम होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं रंगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि नेत्रों को रंगों का अनुभव किन तंतुओं के कारण होता है? विकल्प है प्यूपिल, रेटिना, रोड्स व कोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो रोड्स व कोन्स के द्वारा ही हमें रंगों का अनुभव होता है। अब इसमें भी रोड्स और कोन्स अलग अलग रंगों के लिए कार्य करते हैं, तो इनको भी हम आगे देखेंगे। आगे के प्रश्नों पे हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से रंग रोड्स के द्वारा देखे जाते हैं और कौन से रंग कोन्स के द्वारा देखे जाते हैं। 49वां प्रश्न है पोत क्या होता है, यानी कि टेक्सचर क्या होता है? विकल्प है धरातल का गुण, धरातल की गहराई, धरातल की लंबाई चौड़ाई या उपरोक्त सभी। तो पोत क्या होता है? धरातल का गुण होता है, यानी कि जिस भी धरातल पे हम चित्र का निर्माण करते हैं उसकी जो भी संरचना होती है वो हो सकती है बहुत ही खुरदरी हो सकती है, बहुत ही चिकनी हो सकती है, या फिर अनेक प्रकार की टेक्सचरों को लिए हुए धरातल भी होता है। तो पोत जो टेक्सचर होता है वो धरातल का गुण होता है, और इसको हम छू करके ही जो है जान पाते हैं। 50वां प्रश्न है अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। अब यहां पर देखिए कि अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, और 4 पुस्तकें आपको दी गई हैं, यानी कि 4 धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं। महाभारत में कहा गया है, रामायण में कहा गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, या अभिलाषितार्थ चिंतामणि में कहा गया है। तो अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है अभिलाषितार्थ चिंतामणि में। तो विकल्प डी सही हो जाएगा।
51वां प्रश्न है, अंतराल को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है अंतराल, स्थान निरूपण, भूमि बंधन और उपरोक्त सभी। तो यानी कि जो अंतराल होता है, यानी कि जो स्पेस होता है हमारा, जिस पर हम, जो हमारे लिए वर्क प्लेस का काम करता है, उन्हें अंतराल, स्थान निरूपण और भूमि बंधन कहा गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी। 52वां प्रश्न है, अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। तो किस ग्रंथ में भूमि बंधन कहा गया है, यह पूछा गया है यहां पर। विकल्प है कामसूत्र, सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और जय मंगला। तो अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है सम्रांगण सूत्रधार में। विकल्प बी सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, अंतराल में सम विभाजन का आशय है। विकल्प है तीन ओर से तल का असमान भार, दोनों ओरों से तल का असमान भार, चारों ओर से तल का समान भार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतराल में सम विभाजन का आशय होता है चारों ओरों से तल का समान भार। 54वां प्रश्न देखिए, स्वर्णिम विभाजन नियम है प्रभाविता का, अनुपात का, एकता का या संतुलन का। और स्वर्णिम विभाजन जो नियम है वो अनुपात का नियम है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्वर्णिम विभाजन से परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। 55वां प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है, यानी कि जो स्वर्णिम विभाजन थ्योरी है, वो किसने प्रतिपादित की है? यूक्लिड ने, पिकासो ने, अरस्तु ने या पियाजे ने? तो जो स्वर्णिम विभाजन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यूक्लिड ने। 56वां प्रश्न है, किस देश के लोगों ने स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? अभी देखिए यहां पर 55वां प्रश्न में पूछा गया था कि स्वर्णिम विभाजन किसने प्रतिपादित किया था, तो यूक्लिड ने प्रतिपादित किया था। और 56वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस देश के लोगों ने स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो यहां पर विकल्प है यूनान, भारत, अफ्रीका और चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है यूनान। यूक्लिड जो थे वे एक यूनानी दार्शनिक थे। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? द्विआयामी, त्रिआयामी, आयतन या दृष्टिगत भार? तो लंबाई व चौड़ाई में फैले हुए अंतराल को कहते हैं द्विआयामी अंतराल। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान कीजिएगा। 58वां प्रश्न है, पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देगी। यानी कि अगर हम अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालें तो वो जो हरी पत्ती है वो हमें कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी, पीली दिखाई देगी, काली दिखाई देगी या फिर हरी दिखाई देगी? तो इसका जवाब है काली। यानी कि लाल प्रकाश अगर हम डालें अंधकार में हरी पत्ती के ऊपर तो वो जो हरी पत्ती है वो काली दिखाई देगी। 59वां प्रश्न है, दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? विकल्प है पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर दिखाई ही नहीं देगा। तो दोपहर में इंद्रधनुष जो होता है वो दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि जो भी इंद्रधनुष की घटना होती है वो सूर्यास्त या सूर्योदय के समय ही होती है। और क्योंकि दोपहर में जो सूर्य होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है और इंद्रधनुष की घटना के लिए सूर्य को कम ऊंचाई पर होना चाहिए। यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सूर्य कम ऊंचाई पर होता है, जिसके कारण प्रकाश का जो है प्रकीर्णन हो जाता है। और अगर उस समय बरसात होती है, क्योंकि जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं, इसीलिए जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है अगर बारिश उस समय हो रही होती है। इसलिए दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। 60वां प्रश्न है, नीले तथा पीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूर से दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला, हरा, नीला या सफेद? तो नीले तथा पीले रंग के दो बिंदुओं को अगर पास पास रखें तो दूर से दिखाई देने पर वहां पर हरा रंग अनुभव होगा। 61वां प्रश्न है, पीले प्रकाश में बैंगन का रंग कैसा दिखाई देगा? यानी कि अगर हम बैंगन को पीले प्रकाश में देखें तो बैंगन हमें किस रंग का दिखाई देगा? विकल्प है काला, पीला, नीला या
गुलाबी। तो हमें पीले प्रकाश में जो बैंगन होगा वो काला दिखाई देगा। 62वां प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संगीत कला। तो यहाँ पर ये काफ़ी आसान प्रश्न भी है, यानी कि जिस कला का रूप नहीं होता, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते। तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को हम देख सकते हैं, संगीत को हम देख नहीं पाते हैं, सुन पाते हैं, इसलिए संगीत जो है रूपप्रद कला नहीं कहलाती है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 63वां प्रश्न है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है? स्फूमेटो, एचिंग, हैचिंग, रेंडरिंग। तो पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। 64वां प्रश्न है, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? विकल्प है टर्नर, जॉन ग्रेट बॉय, कांस्टेबल, जैक्सन पोलाक। तो इम्पेस्टो का जो आरंभ किया था वो किया था जॉन ग्रेट बॉय ने। और इम्पेस्टो जो होती है उस पर मोटे मोटे रंगों का स्ट्रोक लगाया जाता है, यानी कि गाढ़े रंगों को कैनवास पर लगाया जाता है, इसे इम्पेस्टो कहते हैं। तो इसका जो आरंभ किया था वो किया था जॉन ग्रेट बॉय ने। विकल्प बी सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, वर्जिन स्पेस क्या है? विकल्प है लाल धब्बा, कैनवस का पीछे का भाग, रंगीन भूमि या खाली अंतराल। तो वर्जिन स्पेस जो होता है वो खाली अंतराल होता है, यानी कि जो हमारा धरातल होता है जिस पे हम चित्र बनाते हैं वहां पर जो खाली स्थान होता है उसी को वर्जिन स्पेस कहा जाता है। 66वां प्रश्न है, व्हाइटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? देखिए, माध्यम और टेक्निक से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम पेंसिलों को भी देखेंगे, रंगों को भी हमने देखा, और अब हम एक दो कागज से भी प्रश्नों को देखेंगे। तो व्हाइटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तैल रंगों में, जल रंगों में, पेस्टल रंगों में या फिर उपरोक्त सभी में। तो व्हाइटमैन पेपर का प्रयोग होता है जल रंगों में, और जल रंगों के लिए आदर्श जो है कागज माना जाता है व्हाइटमैन पेपर। 67वां प्रश्न है, चित्र में गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अंधेरा, काली घटा, घनत्व या उपरोक्त सभी। तो चित्र में जो गहरा रंग लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि चित्र में घनत्व दिखाया जा सके। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, आलेखन का गुण क्या होता है? अलंकारिकता, सौंदर्य, प्रवाह या फिर लयात्मकता। तो आलेखन का जो मुख्य गुण होता है वो होता है सौंदर्य, यानी कि सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए हम आलेखनों का प्रयोग करते हैं। 69वां प्रश्न है, बाटिक कला किस देश की मूल कला है? भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर नेपाल। तो बाटिक कला एक टाई एंड डाई की कला है, यानी कि कपड़े रंगने की कला है, और ये भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जो एशिया के कई सारे देशों में बाटिक का प्रयोग किया जाता है कपड़े रंगने के लिए। लेकिन मूल रूप से जो बाटिक की कला है वो इंडोनेशिया की कला है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, चारकोल क्या है? जली हुई लकड़ी, तुलिका, ग्रेफाइट या फिर पिगमेंट। तो चारकोल जो होता है वो जली हुई लकड़ी होती है, यानी कि कोयला होता है एक किस्म का, जिसका प्रयोग हम कैनवास पर जो है रेखांकन करने के लिए करते हैं। 71वां प्रश्न है, भारतीय कला में रेखा के साथ किसका महत्व है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा। भारतीय कला में रेखा के साथ किसका महत्व है? प्रकाश व छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रंग का या फिर अंतराल का। तो भारतीय कला में रेखा के साथ रंग का विशेष महत्व होता है। 72वां प्रश्न है, आकृति से स्पष्ट होता है डैश। क्या होता है आकृति से स्पष्ट? रूप, लय, भाव या उपरोक्त सभी। तो आकृति से ये तीनों स्पष्ट हो जाते हैं, रूप भी, लय भी और उसके भाव भी। 73वां प्रश्न है, चित्र में डैश से प्राण आता है? रेखा से, लय से, रंग से या उपरोक्त सभी से। तो चित्र में इन तीनों तत्वों से, यानी कि रेखा, लय और रंग से प्राण आता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, सफेद व काले रंग से बने चित्रों को क्या कहा जाता है? वर्ण शून्यता, एक वर्णीय,
बहुवर्णीय या इनमें से कोई नहीं। तो सफेद व काले रंग से बने चित्रों को कहा जाता है वर्ण शून्यता, क्योंकि विज्ञान की भाषा में सफेद व काले रंग को रंग भी नहीं माना गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ण शून्यता इसको कहा जाता है। 75वां प्रश्न है, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, बैंगनी या नीले रंग की? तो बैंगनी रंग की जो कंपन गति होती है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए ये जो रंग है ये दूर से देखने पर फैल जाता है और स्पष्ट नहीं दिखता। लाल रंग जो होता है उसकी कंपन गति सबसे कम होती है, इसीलिए खतरे का निशान लाल से बनाया जाता है। 76वां प्रश्न है, इम्पेस्टो रंग लगाए जाते हैं, किसके द्वारा लगाए जाते हैं इम्पेस्टो रंग? ब्रश के माध्यम से, पेन के माध्यम से, चाकू के माध्यम से या फिर स्प्रे करके? तो इम्पेस्टो जो होते हैं मोटे मोटे थिक कलर्स, इनको लगाया जाता है चाकू की सहायता से, यानी कि नाइफ की सहायता से। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कितने रंग प्राप्त होते हैं? विकल्प है 1, 3, 7 या फिर 12। तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं और ठीक यही जो घटना होती है, तो यही घटना इंद्रधनुष के बनने का भी कारण होती है। यहाँ पर हम प्रिज्म लेते हैं और वहाँ पर जो वर्षा की बूंदें होती हैं, जो पानी की बूंदें होती हैं, वो जो है प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती हैं, जिससे कि हमें इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। और ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारे तो वहाँ पर भी हमें जो है 7 रंग दिखाई देंगे। 78वां प्रश्न है, तेल रंगों को प्रयोग करते समय किस तेल का प्रयोग किया जाता है? यह भी काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन हमें आसान प्रश्नों को भी बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि कई बार हम आसान प्रश्नों का भी गलत जवाब वहाँ पर दे आते हैं। तो तेल रंगों का प्रयोग करते समय किस प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है सरसों के तेल का, नारियल के तेल का, तारपीन के तेल का या फिर मूंगफली के तेल का? तो ऑयल कलर में हम इस्तेमाल करते हैं तारपीन का तेल, यानी कि टर्पेंटाइन जो तेल होता है चीड़ के पेड़ से ये निकाला जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जब भी हम घरों में हम इमर्शन का प्रयोग करते हैं, एनिमल का प्रयोग करते हैं, पेंट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी हम तारपीन के तेल से ही उसे पतला करते हैं और तारपीन के तेल से ही अन्य अनेक काम होते हैं, जैसे वार्निश का जो कार्य होता है वहाँ पर भी तारपीन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है तारपीन का तेल हम ऑयल कलर यूज करते समय करते हैं। 79वां प्रश्न है, कौन सी रेखा लयात्मक होती है, यानी कि किस रेखा में रिदम होता है? विकल्प है सीधी रेखा में, ऊर्ध्व रेखा में, कर्णवत रेखा में या फिर वक्र रेखा में? तो लयात्मकता होती है वक्र रेखा में, यानी कि जिसके हम कर्व लाइन भी कहते हैं, और इसीलिए जो वक्र रेखा होती है वो काफी आकर्षक भी दिखाई देती है। 80वां प्रश्न है हमारा, मोनोक्रोम क्या है? रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन, एक ही रंग के विभिन्न तान या फिर उपरोक्त सभी? तो मोनोक्रोम जो होता है एक ही रंग की विभिन्न तान होती है, यानी कि एक ही रंग होता है और उसकी वेरियस टोन्स होती हैं उसमें, जिसके माध्यम से भी जो है पेंटिंग या चित्रों को बनाया जाता है और देखने में ये भी बहुत ही आकर्षक होते हैं। 81वां प्रश्न है, पेंसिल का मुख्य अवयव क्या होता है? लकड़ी, ग्रेफाइट, पेंसिल पर लगा रबर या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न को आप ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम पेंसिल को देखते हैं तो अमूमन पेंसिल लकड़ी की बनाई जाती है, उसके अंदर ग्रेफाइट भी होता है और कुछ पेंसिलों के टिप पर यानी कि पीछे भाग पर एक रबर भी लगाया जाता है। तो कई बार जो है बच्चे अगर इस तरीके का विकल्प आता है तो उपरोक्त सभी वहाँ पर करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पेंसिल का मुख्य अवयव पूछा गया है। तो मुख्य अवयव जो होता है पेंसिल का वो होता है ग्रेफाइट। बाजार में अब जो है लकड़ी की बजाय प्लास्टिक की कोटेड जो है पेंसिल भी आने लग गई है, और जरूरी नहीं है कि हर पेंसिल पर रबर भी लगा हो, लेकिन हर पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट जरूर होता है। तो पेंसिल का जो मुख्य अवयव होता है वो ग्रेफाइट होता है।
82वां प्रश्न है बाटिक कला में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बाटिक कला है वह एक टाई एंड डाई की कला है जिसमें कपड़े को रंगा जाता है। तो हमने जो हमारे बाटिक कला से संबंधित वीडियो है वहाँ पर हमने पूरी की पूरी टेक्निक बताई है कि बाटिक कला को कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बाटिक कला में रंगों को लगाने के लिए यानी कि कपड़ों पर रंग लगाने के लिए जो है किस चीज का प्रयोग किया जाता है ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प देख लेते हैं, सरेश, गोंद, मोम या पेंट। तो बाटिक कला में मोम का प्रयोग किया जाता है और ये मोम का जो प्रयोग किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि जहां पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस भाग पर मोम लगा दिया जाता है, जिससे कि जब उस कपड़े को डिप किया जाता है रंग के कंटेनर के अंदर तो बाकी जगह पर रंग चढ़ जाता है, लेकिन जहाँ पर मोम लगा होता है वहाँ पर वो एक किस्म से उसको वाटरप्रूफ कर देता है और वहाँ पर रंग नहीं चढ़ पाता। और बाद में जब रंग चढ़ा दिया जाता है तो फिर इस मोम को इस पूरे कपड़े समेत गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे कि मोम भी छूट जाता है और जो अनावश्यक रंग होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो बाटिक कला में मोम का प्रयोग किया जाता है। 83वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग मूल रंग नहीं है। अब यहां पर देखिए मूल रंग पूछा गया है, लाल, नीला, पीला और नारंगी। अब आप कहेंगे कि मूल रंग क्या होता है। मूल रंग देखिए प्रश्न पूछने की प्रकृति अलग अलग तरीके से हो सकती है। कई लोग यहाँ पर कई बार यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है इनमें से जो है प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग आपको मालूम है कि 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए प्राथमिक जो शब्द है उसको मूल लिखा गया है यहाँ पर। तो मूल रंग इसमें से नहीं पूछा गया है। तो नारंगी जो रंग होता है वो मूल रंग नहीं है, यानी कि वो प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो डी विकल्प है, नारंगी। तो नारंगी मूल रंग नहीं है, वो द्वितीयक रंग है। 84वां प्रश्न देखते हैं, वर्ण चक्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वर्ण चक्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। विकल्प है न्यूटन, ओस्टवाल्ड, टर्नर और वॉन आइक। तो वर्ण चक्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था ओस्टवाल्ड ने। और आपने पिछले अंक में भी ओस्टवाल्ड चक्र से संबंधित प्रश्नों को देखा था। तो ओस्टवाल्ड जो चक्र होता है उसमें मुख्य रूप से 8 रंग दिखाए गए थे। और अगर हम रंगतों की बात करें तो ओस्टवाल्ड जो चक्र है उसमें 24 रंगतें होती हैं। तो आप ओस्टवाल्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, यानी कि ओस्टवाल्ड जो वर्ण चक्र है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आप जरूर समझ लीजिएगा। 85वां प्रश्न है, एक पुंजीय रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रसार, अभिलाषा, लवलीनता या उपरोक्त सभी। तो एक पुंजीय जो रेखाएं होती हैं वो उपरोक्त सभी यानी कि प्रसार, अभिलाषा, लवलीनता इन सभी के प्रभावों को उत्पन्न करने वाली होती है। 86वां प्रश्न है, म्यूरल चित्र क्या होते हैं। यानी कि जो म्यूरल होते हैं वो कैसे चित्र होते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। कागज पर बने चित्रों को म्यूरल कहा जाता है, या ताड़पत्र पर बने चित्रों को म्यूरल कहा जाता है, या कपड़े पर बने चित्रों को, या फिर दीवार पर बने चित्रों को। तो म्यूरल चित्र जो होते हैं वो होते हैं दीवार पर बने चित्र। इन्हें भित्ति चित्र भी कहा जाता है। तो जितने भी ऐसे टर्म्स आते हैं भित्ति चित्र, उसको अगर आप देखेंगे कि भित्ति चित्र को आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है तो वहाँ पर म्यूरल शब्द ही आपको मिलेगा। तो आपको हिंदी के टर्म भी आने चाहिए और अंग्रेजी भाषा के टर्म भी आने चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से उन प्रश्नों को समझ करके अपना सही उत्तर दे सकते हैं। और जब भी आप पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपने देखा होगा कि कंपटीशन के जितने भी पेपर होते हैं वहाँ पर दोनों ही भाषाओं में यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न पूछे गए होते हैं। अगर आपको हिंदी में प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप उसके इंग्लिश वर्जन को जरूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्जन काफ़ी जो है आसान होते हैं। वहाँ पर शब्द आपने सुने हुए होते हैं, तो आप इजी वे में सही आंसर खोज सकते हैं। 87वां प्रश्न है, 2 बिंदुओं की मध्य की दूरी को क्या कहते हैं।
रूप, रंग, रेखा या धरातल। तो दो बिंदुओं की मध्य की जो दूरी होती है, तो दो बिंदुओं की मध्य की जो दूरी होती है उसे रेखा कहा जाता है, और रेखा की परिभाषा भी यही है, दो बिंदुओं की मध्य की दूरी ही रेखा कही जाती है। 88वां प्रश्न है, चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? विकल्प है भ्रम, लावण्य, स्थिरता और स्थायित्व। तो चक्राकार जो रेखाएं होती हैं वो भ्रम का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, और आपने देखा भी होगा कि कई सारे इल्यूजन जो क्रिएट किए जाते हैं रेखाओं के द्वारा, उसमें जो है चक्राकार यानी कि स्पाइरल लाइन का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ये आंखों को भ्रमित करने वाली होती हैं। 89वां प्रश्न है, काले व सफेद रंग की अनुभूति हमें होती है रेटिना के द्वारा, प्यूपिल के द्वारा, कोन्स के द्वारा या फिर रोड्स के द्वारा। तो हमें काले व सफेद रंग की अनुभूति होती है रोड्स के द्वारा। तो आप रोड्स और कोन्स के अंतर को भी समझ जाइए कि रोड्स जो है काले व सफेद रंग को ही देख पाते हैं। 90वां प्रश्न है, हरा व नीला रंग होते हैं, हरा व नीला रंग कैसे रंग होते हैं? तो विकल्प है शीतल, उष्ण, तटस्थ या फिर उदासीन। तो हरा व नीला जो होते हैं वो शीतल रंग होते हैं, यानी कि कोल्ड कलर होते हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 91वां प्रश्न है, निम्न में ओपेक रंग कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर ओपेक रंग पूछे गए हैं। विकल्प है तैल रंग, टेम्परा रंग, पोस्टर रंग या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाएगा कि ओपेक रंग होते क्या हैं, तभी आप प्रश्न के उत्तर को खोज पाएंगे। तो ओपेक जो रंग होते हैं वो होते हैं अपारदर्शी रंग, यानी कि जो अपारदर्शी रंग होते हैं उन्हीं को ओपेक रंग या ओपेक कलर कहा जाता है। तो इस हिसाब से तैल रंग, टेम्परा रंग, पोस्टर रंग, ये तीनों के तीनों रंग ओपेक कैटेगरी के रंग हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 92वां प्रश्न है हमारा, पोत कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प दिए गए हैं 1, 2, 3 या 4। तो पोत यानी कि जो टेक्सचर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है प्राप्त, दूसरा सृजित पोत, तीसरा अनुकृत पोत। यानी कि जो पोत हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राप्त पोत यानी कि जो हमें प्रकृति प्रदत्त मिलता है, एक होता है सृजित पोत यानी कि जिसको हम क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं, एक होता है अनुकृत पोत। 3 पोत होते हैं। तो पोत के 3 प्रकार होते हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 93वां प्रश्न देखें, कोरे धरातल का स्थान होता है, कोरे धरातल का स्थान होता है। विकल्प है अंतराल, पोत, रंग या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कोरे धरातल का स्थान होता है उसे कहते हैं अंतराल। 94वां हमारा प्रश्न है, सामान्यतः लिखने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? और पेंसिल से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो एलटी सिलेबस है वहाँ पर यूनिट 1 में अगर आप देखेंगे रंग, पेंसिल और अनेक प्रकार के जितने भी मीडियम हैं उनसे संबंधित करके भी आपको सिलेबस में दिया गया है। तो पेंसिल से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो सामान्यतः लिखने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है HB, EE, 2B या फिर 2H। तो सामान्यतः लिखने के लिए हम जिस पेंसिल का प्रयोग करते हैं वो होती है HB। यहाँ पर HB जो है हार्डनेस और ब्लैकनेस का प्रतीक है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि सामान्यतः हम लिखने के लिए HB पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं। 2B या 4B का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ब्लैक तो होती हैं ज़्यादा, लेकिन उनकी जो लीड होती है उतनी मजबूत नहीं होती है और जल्दी से टूट सकती है। तो उनका प्रयोग शेडिंग के लिए किया जाता है, लेकिन HB पेंसिल का प्रयोग अमूमन लिखने के लिए ही किया जाता है। 95वां प्रश्न है हमारा, HB पेंसिल में HB का आशय क्या होता है? विकल्प है हाई बॉन्ड, हार्ड बैग, हार्ड बॉन्ड या हार्ड ब्लैक। तो HB पेंसिल में HB का आशय होता है हार्ड बॉन्ड, यानी कि विकल्प सी, यानी कि H का मतलब होता है कि उस पेंसिल का जो लेड है वो कितना कठोर है। दूसरा है बॉन्ड, बॉन्ड शब्द का प्रयोग यहाँ पर ब्लैकनेस के लिए भी किया जाता है। तो हार्ड बॉन्ड जो होता है HB में उसका प्रयोग किया जाता है। 96वां प्रश्न हमारा, निम्न में से सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? विकल्प है FB, 9H, H या 7B। तो
सबसे कठोर पेंसिल होती है 9H। तो यहाँ पर जो H शब्द है वो हार्डनेस का प्रतीक होता है, और क्योंकि इसके आगे 9 नंबर की पेंसिल है वो, इसलिए जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ता जाएगा उसमें हार्डनेस बढ़ती जाएगी, इसलिए 9H जो है सबसे कठोर पेंसिल होती है। 97वां प्रश्न हमारा, किस पेंसिल में केवल लीड का प्रयोग किया जाता है? तो आपने कई पेंसिलें देखी होंगी जिसमें एक जो लीड होती है पेंसिल के अंदर का जो ग्रेफाइट होता है, सिर्फ उसी का प्रयोग किया जाता है। विकल्प है स्टैंडर्ड पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है मैकेनिकल पेंसिल। और आपने कई बार देखी भी होगी कि इनका प्रयोग जो है अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट करते हैं, और इसमें जैसे जैसे लीड का प्रयोग होता है, लीड घिसती है, तो नई लीड का फिर से इसमें प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसे मैकेनिकल पेंसिल कहा जाता है। 98वां प्रश्न है हमारा, कठोर पेंसिल के निशान होंगे गहरे, हल्के, सुनहरे या फिर उपरोक्त सभी। तो कठोर पेंसिल के जो निशान होते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो लीड होता है वो हार्ड होता है, इस कारण से वो ब्लैकनेस उसके अंदर कम होती है, और अगर वो चलता भी है कागज पे या कैनवस पे तो हल्के निशान ही वो बना पाता है। 99वां प्रश्न है हमारा, पेंसिल को कितने ग्रेड में बांटा गया है? 7, 10, 12 या 18। तो पेंसिल को बांटा गया है 18 ग्रेडों में। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है 100वां प्रश्न, लाल व पीले आदि रंगों की अनुभूति हमें होती है रेटिना के द्वारा, प्यूपिल के द्वारा, कोन्स के द्वारा या फिर रोड्स के द्वारा। तो लाल व पीले रंग की जो अनुभूति होती है या उसको हम अनुभव करते हैं वो कोन्स के द्वारा करते हैं। तो विकल्प सी सही हो जाता है। और हमारे आज के अंक का प्रश्न है, उत्तराखंड की लोक कला ऐपन में सफेद रंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? और विकल्प है खड़िया, चूना, चावल या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको कमेंट करके इसका जवाब देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी लोक कला है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो पुलिकली जो लोक कला है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी केरल हो जाता है। और इस प्रश्न का अत्यधिक लोगों ने जवाब दिया है, कम से कम 50 से भी ज़्यादा जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने इसका जवाब दिया है, और सभी का नाम यहाँ पर लेना असंभव है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो जिन्होंने भी कमेंट में केरल का ऑप्शन चुना है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी प्रकार आप सही जवाब देते रहें। तो आज के अंक में हमने यूनिट 1 के पार्ट 2 को देखा, और इसमें भी जितने भी प्रश्न संभावित हैं आने वाले एग्ज़ाम में उनको देखा। तो अगर आपको आज का अंक अच्छा लगा तो आप इस अंक को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।